खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कहते हैं कि बचपन मिट्टी के उस कच्चे घड़े के जैसे होता है जिसको जो आकार देना चाहे दे सकते हैं। तो क्या बच्चे जो गलतियां करते हैं उसके लिए अभिभावक जिम्मेदार होते हैं? सवाल गंभीर है, क्योंकि खेलना बच्चों के लिए जरूरी है, लेकिन वो अगर खेल खेल में जिंदगियों से खेलने लगे, अपने दोस्तों को मारने लगे, अपनी मां को मारने लगे, अपने भाई को जान से मारने लगे या फिर खुद को ही जान से मारने लगे, तो फिर गलती किसकी है? पबजी एक ऐसा मोबाइल गेम जो देश में बैन है और खुलेआम खेला जाता है, और इसका असर यह होता है कि बच्चे इस खेल का हिस्सा बन अपनों को ही मारते हैं, और अगर माता पिता बच्चे को रोकते हैं तो फिर बच्चा उन्हें ही अपना दुश्मन बना लेता है। अब सवाल यह है कि क्या बच्चे मानसिक रूप से अपराधी बन रहे हैं या फिर माता पिता बच्चों को नजरअंदाज कर उनको अपराधी बनने पर मजबूर कर रहे हैं? क्योंकि पबजी मोबाइल गेम नहीं, बल्कि अब यह असल जिंदगी में मौत का खेल बन गया है। सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर कब पबजी ने जान ली है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पबजी लगातार जानलेवा है। 22 अप्रैल 2022 रायगढ़ में 19 साल के दुर्गा प्रसाद ने फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली इस गेम के चक्कर में, चैलेंज को पूरा करने के चक्कर में। 11 अक्टूबर 2021 महाराष्ट्र के जामनेर में 12वीं की छात्रा ने सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली गेम में मिले चैलेंज को पूरा करने के लिए। 3 जुलाई 2020 बुलंदशहर में 11वीं के छात्र ने खुद को गोली मार दी। जरा सोचिए बच्चे किस हद तक जा रहे हैं। वहीं 26 जून 2020 महाराष्ट्र में 22 साल के निखिल पिलेवान ने सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली। इसके अलावा 12 जनवरी 2020 मथुरा में 19 साल के पीयूष शर्मा ने फांसी लगा ली। जिस उम्र में बच्चे जिंदगी में भविष्य के सपने देखते हैं, उस उम्र में बच्चे जान ले रहे हैं, अपनी जान ले रहे हैं। 30 जून 2019 महाराष्ट्र के ठाणे के भिवंडी में कैंची मारकर हत्या कर दी गई। न सिर्फ खुद की जान ले रहे हैं, बल्कि दूसरों की जान से भी खेल रहे हैं। 3 अप्रैल 2019 हैदराबाद में 10वीं के छात्र ने सुसाइड कर लिया, अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया, और यह सब पबजी की वजह से हुआ है। इस सब में पबजी जिम्मेदार, वो पबजी जिम्मेदार जो बैन है लेकिन खुलेआम खेला जा रहा है। अब राजस्थान के साथ जरा पबजी के उस खूनी खेल को समझते हैं जिसमें जिंदगियां गई हैं, क्योंकि राजस्थान में भी पबजी वाली मौत दिखाई दी है। और जरा देखिए, 17 नवंबर 2021 राजसमंद में 14 साल के लड़के ने 17 साल के लड़के की पत्थर मारकर हत्या कर दी, क्योंकि उसने पबजी उसे खेलने से रोक दिया था, अपने मोबाइल में पबजी खेलने दिया नहीं था। 14 दिसंबर 2021 नागौर में 16 साल के नाबालिग ने 12 साल के चचेरे भाई की गला दबाकर हत्या कर दी, और इसके पीछे भी पबजी बड़ा कारण। 8 जनवरी 2022 अलवर में पबजी के चक्कर में 2 भाइयों की मौत हो गई। उनको ख्याल ही नहीं आया कि ट्रेन कब उनके शरीर के ऊपर से गुजर गई और दोनों की जान को वो लील गई। जरा देखिए, 19 फरवरी 2022 जयपुर में पबजी गेम खेलने की लत की वजह से एक छात्र ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली, और ये बच्चा अपनी क्लास में टॉपर था, लेकिन जिंदगी पबजी के सामने हार गया। तो ये दरअसल वो घटनाएं जो बताती हैं कि पबजी एक खूनी खेल है जो मोबाइल के जरिए खेला जरूर जा रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि इस खेल में असल जिंदगी में जाने जा रही हैं। तो इसको रोका कैसे जाए, ये सवाल इसलिए क्योंकि बैन है एप्लीकेशन, लेकिन बैन होने के बावजूद खुलेआम सबके मोबाइल में है, तो फिर बैन कैसे हुई है? हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हेमलता जोशी जी, साइकोलॉजी विभाग से। आईटी एक्सपर्ट आयुष भारद्वाज हमारे साथ हैं। डॉक्टर अनिल तांबी हमारे साथ हैं, जो कि मनोचिकित्सक हैं, और अभिभावक संघ के सदस्य सुनील यादव हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत आयुष आपके साथ में करना चाहूंगा। ये बड़ा सवाल है,
जो एप्लीकेशन 2020 में बैन हो चुकी है, पूरे तरीके से बैन हो चुके हैं हिंदुस्तान में, और वो खुलेआम सबके मोबाइल में है, सब उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर ये बैन कैसे? देखिए, बैन का एक बेसिक सा मतलब ये है कि मोबाइल के जो ऑफिशियल ऑपरेटिंग सिस्टम का जो स्टोर है, जैसे गूगल के केस में जो प्ले स्टोर है या फिर एप्पल स्टोर है, केवल वो वहाँ से हटाई जाती है। आप स्पेशली जो एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं, अगर आप कोई भी बैन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उस एप्लीकेशन का नाम और उसके बाद एक्सटेंशन लिखिए APK और उसको आप सर्च कीजिए गूगल पे। वो इजीली आपकी ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स मौजूद हैं जहां उसकी एप्लीकेशन की फाइल मिल जाएगी, आप उसको वहां से डाउनलोड कीजिए और उसको इंस्टॉल करके रन कर लीजिए। अब रही बात है कि इंडिया में उसके सर्वर्स नहीं चलेंगे, तो आजकल बहुत सारे लोगों के फ़ोन में स्पीड टेस्ट करके मोबाइल एप्लीकेशन भी होता है, वो भी अपने साथ इनबिल्ट VPN देता है। तो जैसे आप VPN सेलेक्ट करेंगे, किसी और कंट्री का सर्वर सेलेक्ट करेंगे, बहुत ईजी गोइंग कोई भी वेबसाइट या कोई भी ऐप जो भारत में बैन है उसके डेटा को आप एक्सेस कर पाएंगे और उस पर आप अपना जो भी आपको जो काम करना है वो कर पाएंगे। तो टेक्निकली जो केवल अगर प्ले स्टोर से हटाने को लोग अगर बैन की संज्ञा में डाल रहे हैं, तो वो क्योंकि इसके जो यूजर्स हैं बहुत सारे यूथ हैं, मतलब नए बच्चे हैं जो टेक्निकली थोड़ा सा अच्छा साउंड करते हैं, उनके लिए इस चीज़ को एक्सेस करना बहुत सिंपल तरीका है। इसके अलावा आप जाएंगे यूट्यूब पे, ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी मौजूद है जहाँ आप सिंपल PUBG सर्च भी करेंगे तो आपको उसके किस तरीके से इंडिया में चला है। अभी मोबाइल में ही PUBG को डाउनलोड करना होगा तो कितने मिनट लगेंगे? हार्डली मोबाइल डाउनलोड स्पीड मान लीजिए, बाकी तो 1 मिनट लगेगा सर्च करना, करके दिखा सकता हूँ। आप कीजिए सर, तब तक हम बाकी मेहमानों से बातचीत करते हैं। हेमलता जोशी जी, मैम ये कौन सी साइकोलॉजी है जो अपने को मार लेती है, अपने भाई को मारने पर मजबूर कर देती है, अपनी माँ 6-6 गोलियां शरीर में दाग देता है कोई, ये कैसी मनोवृत्ति है? सर आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। अभी सुन पा रहे हैं मैम आप मुझे? जी सर। तो सवाल ये मैम, ये कौन सी मनोवृत्ति है कि एक मोबाइल गेम को आप इस्तेमाल करें और उससे आपके अंदर इतने बदलाव आ जाएं कि आप खुद को भी फांसी पर लटका लें, अपने भाई को गोली मार दे, चाकू मार दे, पत्थर से मार दे, मां को मार दे, पिता को मार दे, ये कौन सी मनोवृत्ति पैदा होती है मैम? सर आप लोगों ने भी शायद ये टर्म सुना होगा आजकल, मोबाइल फ़ोन एडिक्शन, गेमिंग डिसऑर्डर, सोशल मीडिया एडिक्शन, ये आजकल नई टर्म्स आ रही हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो डिसऑर्डर्स की क्लासिफिकेशन करती हैं, जो एडिक्शंस को आइडेंटिफाई करती हैं, उन्होंने मोबाइल फ़ोन रिलेटेड और इंटरनेट रिलेटेड एडिक्शंस को आइडेंटिफाई किया है। तो हम लोग काफ़ी समय से अवेयर हैं ड्रग रिलेटेड एडिक्शन से, या फिर हम अल्कोहल एडिक्टेड एडिक्शन से हम लोग अवेयर होते हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन एडिक्शन एक ऐसी चीज़ है क्योंकि वो देखने में एक सामान्य वस्तु लगती है जो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। हम उसकी तरफ तो जब देखते भी हैं, अगर मोबाइल का बेजा इस्तेमाल कोई कर रहा है, मैं वहां तक एक बार के लिए सही मान लूंगा, हालांकि उससे भी मनोविकृति आती है, लेकिन मोबाइल एडिक्शन हत्यारा थोड़ी ना बना देगा। मैं वो चेंज समझना चाह रहा हूं। एक एप्लीकेशन जिस पे हम गेम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, वॉर कर रहे हैं, टारगेट अचीव कर रहे हैं, असल जिंदगी में उसको एडॉप्ट कर लेंगे, हम खुद को मारने लगेंगे, परिवार को मारने लगेंगे। एक्चुअली सर ये जो गेम पे चल रहा है वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप मेंटल हेल्थ इश्यूज की बात करेंगे तो ये एक स्केल की तरह काम करता है। पहले समस्या होती है, फिर वो बड़ी समस्या होती है एडिक्शन के फॉर्म में, और फिर वो डिसऑर्डर का फॉर्म ले लेती है। तो जिन बच्चों का अभी मेंशन भी हुआ है, तो सर एडिक्शन के केस में, अगर हम दूसरे एडिक्शन के केस में भी बात करें, तो इंसान इस हद तक उस सब्सटेंस पे, उस ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट हो जाता है कि वो कॉन्सिक्वेंसेस की भी परवाह नहीं करता। अगर कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी हो रहा है उस वजह से, तो उसे गिल्ट फील नहीं होगी, उसको रिमोर्स फील नहीं होगा, क्योंकि उसका माइंड इतना डिपेंडेंट है उस पे। अगर आप लोग थोड़े अवेयर हैं तो आपने शायद डोपामिन के बारे में भी सुना हो कि जिस तरह से दूसरी ऐसी एडिक्टिव चीजें हमको प्लेजर देती है, उसी तरह से मोबाइल फोन का यूज भी हमें प्लेजर देता है। लेकिन मारना और क्या प्लेजर अगर कोई देता भी है इंसान हमको तो या कोई
मेरे लिए वाकई में एक बड़ा जटिल सवाल है कि अपनी माँ को गोली मार देना क्या इससे प्लेजर मिलता है, अपने भाई को गोली मार देना क्या इससे प्लेजर मिलता है, क्या खुद को ही फंदे पर लटका लेना इससे प्लेजर मिलता है। डॉक्टर अनिल तांबी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोचिकित्सक हैं। अनिल तांबी जी, मैं इसी को समझना चाहता हूं कि एक मोबाइल गेम के जरिए बच्चा हत्यारा बन जाता है, इसमें कौन सा प्लेजर मिलता है? देखिए, जो एडिक्शन की वस्तु अगर आपको नहीं मिलती है तो उस समय व्यक्ति के अंदर विड्रोवल सिम्टम्स होते हैं, इतनी एंजाइटी, रेस्टलेसनेस होती है उसको कि उसको किसी भी कीमत पे वो सब्सटेंस या वो एडिक्शन जिससे है वो चीज चाहिए उसको। इसमें एडिक्शन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब वो वस्तु उससे नहीं मिलती है तो उसको एक एंगर आउटबर्स्ट आता हो। एंगर जो है वो टेम्परेरी पागलपन होता है। जैसे एंगर के अंदर आदमी कुछ भी कर सकता है, एंगर का जो स्पर्ट ऑफ मोमेंट होता है उस समय उसको ये नहीं पता रहता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ और जो मैं कर रहा हूँ उसका क्या परिणाम होगा। तो एंगर को हम लोग एक टेम्परेरी मैडनेस मानते हैं। तो एडिक्शन सर एक दिन में तो होता नहीं होगा, महीने लगते होंगे, साल लगते होंगे इस एडिक्शन के लिए। बिल्कुल ये सही बात है कि जो न्यूक्लियस एक्यूम्बन्स वेंट्रल टैगमेंटल एरिया जो डोपामिन रिलीज करते हैं, जो प्लेजर मिलता है उनको, उस प्लेजर को प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति का और जो सब चीजें हैं, जो नशा नहीं करते हैं उन लोगों से संबंध कट जाता है। उसकी जो जिम्मेदारियां होती है कि जब बच्चा बीमार है या और कोई जिम्मेदारी है उसकी तरफ से उसका ध्यान हट जाता है। उसका एकमात्र जो पूरे दिनचर्या देखेंगे तो अधिकतर समय उसका उस सब्सटेंस पे को प्राप्त करने में क्या। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। सुनील यादव जी, सर बच्चों को सिर्फ स्कूल भेज देना जिम्मेदारी नहीं होती है, उनको बुरी चीजों से बचाना भी अभिभावकों की जिम्मेदारी है। और सिर्फ ये मान लेना कि चलिए बच्चे ने मोबाइल को पकड़ लिया, अपन टेंशन फ्री हो गए, अब हम कुछ कर सकते हैं, और खुश होते हैं कि देखिए बच्चा 2 घंटे से मोबाइल पे रखा हुआ है, ना रो रहा है और वो चुप बैठा हुआ है। सर ये खतरनाक है, इसके बारे में कभी सोचता है अभिभावक संघ? देखिए, हम पूरी तरह आपकी बात से सहमत हैं। और ये जो पूरी घटना है, जिस घटना का हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें अभिभावकों के साथ साथ में सामाजिक हमारा जो ताना बाना है, पूरा सिस्टम है, वो जिम्मेदार है। आज क्या हो गया है कि हर अभिभावक अपने आप में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया है कि बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा है। स्कूल्स का हमारा जो एकेडमिक सिस्टम है वो इतना बिजी और ओनली फॉर बुक्स और एकेडमिक्स हो गया है कि हम स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है ये हम देख नहीं रहे हैं। बच्चों को हम लोग नेचर से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, बाहर उनके फ्रेंड्स से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। पेरेंट्स से पूरी तरह से पेरेंटिंग का जो अपना दायित्व वो पूरी तरह से नहीं निभा रहा है। मैं किसी और के क्या, मैं अगर अपनी भी बात करूं तो मुझे लगता है कि मैं भी पूरी तरह उसमें से पूरी तरह से नहीं कर रहा हूं। अगर बच्चा मेरे को बोलता है कि पापा मोबाइल दे दो, तो ऐसा नहीं है, जैसे ये जो घटना हुई है ये ऐसा नहीं हुआ कि उस बच्चे को इतनी लत किस दिन तक जाके लगी। ऐसा तो है नहीं कि पहले दिन उसको इतनी लत लग गई। तो अभिभावकों की बिल्कुल पूरी तरह जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ और सिर्फ हम किसी स्कूल में बच्चों को भेज दिया, बच्चों को तो मैं ऐसे बच्चा पढ़ के आ गया, 1% ही जिम्मेदार मानता हूं। देखिए मेरा ही मानना है, 99% अभिभावकों को जिम्मेदार मानता हूं। मेरा ही मानना है कि बच्चा 1% भी जिम्मेदार नहीं है। इस तरह की घटनाएं अगर हो रही हैं तो उसमें पूरी तरह से अभिभावक जिम्मेदार है। हमको बच्चों को समझना होगा, उन्हें समय देना होगा, उनको पार्क में ले जाना होगा, उनको उनके फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करना होगा। लेकिन हम क्या अपना टाइम बचाने के लिए कि यार मैं 2 मिनट मोबाइल में कुछ देख लूं, या मैं घर जाके भी ऑफिस का काम कर लूं, या मैं कुछ और कर लूं, तो मैं बच्चे से बचने के लिए, या क्योंकि उसे बाहर ले जाऊंगा तो मुझे भी टाइम देना होगा, तो हम मोबाइल दे देते हैं। मदर अपना मोबाइल अपने काम में लग गई, अपना मोबाइल दे दिया, पापा ने अपना मोबाइल दे दिया। हमें इन सब चीजों को कंट्रोल करना होगा। अगर आप बच्चे को 5 मिनट या 10 मिनट के लिए मोबाइल दे रहे हैं तो ये भी आपका एक चेक पॉइंट होना चाहिए। आप ये तो नोट करो कि बच्चा उसमें देख क्या रहा है, तो ये तो दिन में एक बार पता कर ले कि बच्चा मोबाइल का इस्तेमाल किससे कर रहा है, बच्चा उसमें देख क्या रहा है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के बिना आज हम जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन जो 10th 12th क्लास या जो 8th क्लास तक का स्टूडेंट है, मुझे नहीं लगता कि उसके लिए मोबाइल में कोई भी ऐसी चीज है। ठीक है, एक टाइम था जब लॉकडाउन था, कोरोना था, ऑनलाइन क्लासेस थी, अब तो वो भी हट गया है। उसी के दुष्परिणाम है सर ये। आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन हम बच्चों को बिल्कुल पढ़ाई से दूर भी नहीं कर सकते, तो वो उस समय की मजबूरी थी। लेकिन देखिए धीरे धीरे मेरे घर में मेरे बच्चे को कंट्रोल करने के लिए कोई टीवी चैनल, कोई मीडिया, कोई सामाजिक सोसाइटी या स्कूल वाले तो आएंगे नहीं, मुझे खुद को कंट्रोल करना है। तो अभिभावकों को पूरी तरह से ध्यान देना होगा और आपको अपनी जो पेरेंटिंग का जो दायित्व है उसको निभाना होगा। आयुष,
को मैंने एक टास्क दिया था, क्योंकि पबजी बैन है हिंदुस्तान में, पबजी बैन है, मैं फिर कह रहा हूं पबजी हिंदुस्तान में बैन है। और आयुष मुझे 3 मिनट से कह रहे हैं कि वो डाउनलोड हो गया है। आयुष, क्या डाउनलोड कर दिया आपने? ये आपका पबजी जो बैन है, जरा सोचिए कितना आसान है। और ये 3 मिनट भी सिर्फ इसलिए लगे कि डेटा स्पीड्स लो थी। अगर आप वाईफाई को यूज़ करेंगे तो विद इन 30 सेकेंड्स ये आपका डाउनलोड हो इसकी जाएगा। सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करना और भी आसान है। मतलब आप ये देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे VPN सर्वर्स, इसके अलावा कोई भी ऐसी वेबसाइट जो सुप्रीम कोर्ट ने फिर बैन ये तो करी बच्चों के है, साथ मजाक हो रहा है। ये बहुत इजीली इसको कर पा रहे हैं। बात की गहराई को समझिए। कंपनी ने एक तो जो पबजी की जो ओरिजिनल कंपनी थी, उसने एक तो इसका नाम चेंज करके इसको रिलॉन्च किया लाइट वर्जन में जी। दूसरा इन्होंने क्या किया कि जो भी इसकी APK फाइल थी, बेसिकली एंड्रॉइड की जो प्ले स्टोर में जो ऐप डाउनलोड होती है उसकी एक APK फाइल होती है, उस फाइल्स के थ्रू ही उस ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इन्होंने इस फाइल्स को क्या किया, प्राइवेट वेबसाइट्स पर डाल दिया। मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ पबजी पे ही। 1 सेकेंड। नहीं, बस अब आप बात मत बताइए, हाँ। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि बच्चे जिनको पता नहीं है उनको भी ये पता चल जाए कि पबजी को डाउनलोड कैसे करना है, क्योंकि हमारा मकसद रोकना है और ये सरकार को बताना है कि देखिए जिसको आप बैन कर रहे हैं वो खुलेआम डाउनलोड हो रही है। बेसिकली इस APK फाइल को इतना ज्यादा वायरल कर दिया गया है कि थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पर ऐसी APK फाइल्स हर उस ऐप की मौजूद है जो देश में बैन है, वहां से डाउनलोड करके लोग इजीली उसको एक्सेस कर रहे हैं। सर्वर चेंज करके जो भारत के अंदर रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं उसको इजीली बाईपास कर रहे हैं। बात यह है कि इसको थोड़ा टेक्निकली, अब मुझे ऐसा लगता है कि सरकार या टेलीकॉम ऑपरेटर की एक बहुत ज्यादा एक लिमिटेशन है। सरकार ये नहीं कह सकती कि आप VPN का यूज ना कीजिए, सरकार ये नहीं कह सकती कि आप प्रॉक्सी सर्वर का यूज नहीं कीजिए। लेकिन ठीक है, मुझे तो ये 2 आंकड़े और मैं आपसे चाहता हूं। पहला तो ये कि गेमिंग का कारोबार कितना है, और दूसरा ये कि अभी जो सर्च हो रहा है, चाहे वो गूगल पे हो रहा है या बाकी जगह पे हो रहा है, उसमें बिलो 18 का रेशो क्या है? देखिए, आप ये मान के चलिए जो पबजी को अंदर जो यूज़ कर रहे हैं, तकरीबन 70 to 75% लोग ऐसे हैं जो बिलो 18 हैं। एक सोशल मीडिया पे भी बात करें, जैसे फेसबुक कहता है कि अगर आप माइनर हैं तो आप साइन अप ना करें, हर व्यक्ति उसको टिक करता है यस आई एम 18। ये एक कॉमन बात है। तो इस जो ये ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस है, इसको अब चेंज करने की जरूरत है। एक बहुत बेसिक सा तरीका है जो अगर फैमिली के लोग इसको समझें तो वो काफ़ी हद तक बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, मेन जड़ को समझने की जरूरत है। बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन इसलिए आया क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस थी। अब क्लासेस चल रही है, 1 घंटे की गेम चल रहा है 7 घंटे का। ये एक ऑन एन एवरेज इसको मैं आयुष इसलिए नहीं मानूंगा कि क्योंकि 7 महीने 8 महीने 9 महीने का बच्चा है ना, मैं देखता हूं उसके हाथ में मोबाइल है, उसकी कोई क्लास नहीं चल रही है। 2 साल तक के बच्चे की कोई क्लास नहीं चल रही है, लेकिन मोबाइल पे लगा हुआ है क्योंकि मम्मी पापा को टाइम चाहिए अपने लिए। जी, उस केस में बात सही है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, मैं उस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। अब प्रॉब्लम क्या है, अब आज आप देखेंगे लेटेस्ट सभी फोन्स के अंदर स्क्रीन टाइमिंग का फीचर है कि कौन से ऐप को आप कितना यूज कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा पेरेंटल कंट्रोल के सॉफ्टवेयर भी इंटरनेट पर बहुत सारे मौजूद है। नॉर्टन बहुत बड़ी कंपनी है जो इस बात को, जो एंटीवायरस भी बनाती है, वो पेरेंटल कंट्रोल का सॉफ्टवेयर देती है। आप चाहें तो लोग उसको डाउनलोड करके उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अपने जो घर का जो मॉडेम है वाईफाई उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, फायरवॉल लगा सकते हैं, और जिन जिन सर्विसेज को वो चाहते हैं कि वो ना खुले वो नहीं खुलेगी। बेसिकली उसमें भी 2 तरीके का लेकिन आयुष, ये मुझे इसलिए थोड़ा संभव लगता है क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे यूज कर रहे हैं और जितने भी घटनाक्रम मैंने बताए हैं उनमें से कोई भी बहुत ज्यादा एलीट क्लास का नहीं, और मैं बहुत ज्यादा मानता नहीं कि उनके अभिभावक इतने ज्यादा अपडेट होंगे कि वो इन चीजों को रिकॉल कर पाए या इन चीजों में एक तरीके से बैरियर लगा पाए। प्रॉब्लम यहीं जाके है, थोड़ा सा टेक्निकली फैमिली मेंबर्स को साउंड होने की जरूरत है। देखिए, ऐसा नहीं है कि इंटरनेट पर कोई प्रॉब्लम जा रही है तो उसका सॉल्यूशन नहीं है। आप चाहें तो नेट पर मैं एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं। इंटरनेट पर 2 तरीके के ऑप्शंस होते हैं ब्लॉकेज के। एक तो होते हैं ग्रे लिस्ट होती है, एक होती है व्हाइट लिस्ट। बेसिकली व्हाइट लिस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप केवल उन 10 या 15 वेबसाइट्स को अलाउ करें, रेस्ट जितना भी इंटरनेट है वो बंद है। और एक होती है ब्लैक लिस्ट, या जिनको हम टेक्निकल लैंग्वेज में ग्रे लिस्ट कहें, उसके अंदर हम पर्टिकुलर वेबसाइट्स को ब्लॉक करते हैं, जो कि अभी भारत सरकार भी यूज करती है कि हम 20 वेबसाइट्स को 25 वेबसाइट ब्लॉक कर देते हैं और रेस्ट पूरा इंटरनेट चलता है। तो घरों में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें व्हाइट लिस्ट को यूज करके ये इजी गोइंग, आप कोई भी फाइबर सर्वर को यूज करेंगे, फाइबर डिवाइस को यूज करेंगे, उसमें इजीली ऑप्शंस होते हैं यार, कॉन्फ़िगर करते हैं तो बच सकते हैं। ये है भाई कि अभिभावक प्राउड फील करते हैं कि जब बच्चा मोबाइल पे गेम खेल रहा होता है तो वो पड़ोसी को भी बताते हैं और रिश्तेदारों को भी बताते हैं कि देखिए हमारा बच्चा कितना बेहतरीन गेम खेल रहा है। उसके लिए उसमें ये है ही नहीं कि वो गलत कर रहा है जी, और गलत कर नहीं रहा तो रोके कहां से, वो तो बाद में पता चलता है ना जब वो 6 गोलियां दाग देता है शरीर में।
वो बाद में पता चलता है जब पत्थर से किसी को मार देता है। हेमलता जी, मैम आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या वाकई में अभिभावकों की मनोवृत्ति को बदला जा सकता है? क्योंकि यहां बच्चों को बदलने से ज्यादा अभिभावकों को बदलना जरूरी है, नहीं तो फिर किसी के शरीर में कभी भी 6 गोलियां कोई दाग देगा, और जिसे वो कहते हैं ना कि मेरा बेटा एपीजे अब्दुल कलाम बने, वो कसाब बन जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर कि अभिभावक जो हैं उनकी ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी इसमें। और जो सबसे पहली बात है वो सजगता की है। जैसे सर ने भी अभी मेंशन किया कि हम जिस टेक्नोलॉजिकल एज और एरा में रहते हैं, तो हम मोबाइल फ़ोन्स के बिना या हम इंटरनेट के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनके लेसन्स और प्रोजेक्ट्स तक बच्चों को इंटरनेट का यूज़ करना ही पड़ता है। बट जो शब्द मैंने यूज़ किया सजगता या अवेयरनेस, वो सबसे पहले अभिभावकों में खुद में आनी चाहिए। और सजगता में कुछ बिंदु ये हैं कि हम खुद मोबाइल फ़ोन जो है उसे कितनी देर के लिए यूज़ कर रहे हैं या कितनी बार यूज़ कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है। अगर हम ये देखें कि हम खुद अवेयर हो जाते हैं एज अभिभावक, जैसे कि मैं खुद भी एक पेरेंट हूँ, तो मैं अगर अपने मोबाइल फ़ोन को रेस्ट्रिक्ट करती हूँ, मेरे पास एक सेट टाइम लिमिट है, मैं खाना खाते हुए फ़ोन नहीं देखती हूँ, या मैंने दिन में 1 घंटा फिक्स किया है जब मैं फ़ोन या लैपटॉप यूज़ करती हूँ, तो मैं एक एग्जाम्पल सेट करती हूँ मेरे बच्चों के लिए। सेकेंडली ये है कि जब हम बच्चों को मोबाइल फ़ोन दें तो फिर हम उनके लिए भी ये बाउंड्रीज सेट करें। इसके अलावा हम थोड़े विजिलेंट रहें कि बच्चे जो है मोबाइल पर कौन सा कंटेंट देख रहे हैं, अगर गेम खेल रहे हैं तो भी कौन से गेम्स में इन्वॉल्व हैं, कितना टाइम दे रहे हैं। और कुछ वार्निंग सिग्नल्स होते हैं, एक्सक्यूज मी, कुछ वार्निंग सिग्नल्स जो बातें आप कर रही हैं ना, अगर वो वाकई में हो गई ना, फिर तो जरूरत ही नहीं थी प्रोग्राम करने की। समस्या तो इससे बिल्कुल विपरीत है मैम, क्योंकि जो हम ये बातें करते हैं ना, ये हम करते जरूर हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जमीन पर इनको एग्जीक्यूट नहीं करते हम। अनिल तांबी जी, मुझे लगता है कि सर व्यक्तिगत तौर पर हम अपने आप से सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं और उसी का असर फिर हमें दिखाई देता है। सर कैसे झूठ कैसे बोलते हैं अपन व्यक्तिगत? क्योंकि सर हम बात करते हैं कि हाँ हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, हम बात करते हैं कि उनको मोबाइल यूज नहीं करने देते, हम बात करते हैं उनके साथ खेलते हैं, हम बात करते हैं कि हम उनके ऊपर नजर रखते हैं। तो जब नजर रखते हैं तो फिर ये सब घटता कैसे है? देखिए, मैं यहाँ पर एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट फ्लोट करना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कमरे में अंधेरा है, तो उस अंधेरे को दूर करने के लिए अपन अंधेरे को नहीं निकालते हैं, वहां प्रकाश नहीं करते। ठीक है सर। तो हम बच्चे के अंदर जो है, जो पॉजिटिव डेवलपमेंट हो, उसका सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, एकेडमिक डेवलपमेंट हो रहा है जी, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये वो एरियाज हैं जिनमें अगर बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है तो डेफिनेटली उसके अंदर नेगेटिव चीजें कम पनपेगी। जो बच्चे खुश और संतुष्ट हैं, जिनको परिवार में, समाज के अंदर और स्कूल में पॉजिटिव रिवार्ड सुनने को मिलता है कि ये बच्चा अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा कर रहा है, गेम्स में अच्छा कर रहा है, तो उन बच्चों के अंदर वो रिकॉग्निशन मिलता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, सेल्फ एस्टीम बढ़ता है और वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने आप को जीवन में। सर एक उदाहरण मैं जयपुर का देता हूं सर, इसी साल का उदाहरण है। एक बच्चा अपनी क्लास में लगातार टॉप कर रहा था और वो टॉपर ही था सर, और पबजी के चक्कर में आके सुसाइड कर ली उसने। जी देखिए, इसमें जो अभिभावकों को ये देखना चाहिए कि जो बच्चा है वो बच्चा का डेवलपमेंट पे सतत निगाह रखनी है जी। उसके की एक्टिविटीज के ऊपर भी अपने को एक सतत निगाह रखनी है कि भी बच्चे का अधिकतर टाइम कहाँ जा रहा है आजकल। ठीक है सर। सुनील जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। एक उदाहरण के तौर पे मैं इससे आपसे समझना चाहता हूं, जब एक अभिभावक अपने छोटे बच्चे को कहीं सिगरेट पीते हुए देखता है ना, तो थप्पड़ लगा देता है, उसको अलग अलग तरीके से सजा देता है, उसको एहसास कराता है ये गलत है। जब उसको कुछ ड्रिंक करते हुए देखता है ना, तो भी उसको सजा दी जाती है। लेकिन जब मोबाइल पर उसको गेमिंग करते देखता है ना, तो उसको फर्क नहीं पड़ता। क्या इस सोच को बदलने की जरूरत है और उसको एहसास कराना चाहिए कि हमारी नजर आपके ऊपर है और आप गलत कर रहे हैं? या इस सोच को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हर बच्चे के मन में एक डर होना चाहिए कि अगर मैं मोबाइल किसी भी समय लेता हूं तो मेरे पेरेंट्स ध्यान भी रख रहे हैं, वो मेरे पे वॉच भी करते कि मैं क्या वेबसाइट खोल रहा हूं, मैंने क्या सर्च किया था, क्या सर्च नहीं किया था।
हम जो पूरी बात करें इसका एक ही है कि अभिभावकों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराना होगा। हमको सिर्फ और सिर्फ बच्चों से पीछा छुड़ाने के लिए ऐसा नहीं कि उसको मोबाइल हाथ में पकड़ा देते हैं। अगर बच्चा बोलता है कि पापा आज मेरे को स्कूल में मैम ने ये वर्ड बोला था, प्लीज ये क्या होता है, हम क्या करते हैं, ले बेटा गूगल में सर्च कर ले। हमको बच्चों को टाइम देना होगा। आप कोशिश करें कि उसके हाथ में मोबाइल कम से कम दें। वो छोटी उम्र है, जिस उम्र में वो बच्चा है उस उम्र में अगर मैं और आप थे उस दिन हमको भी नई नई चीजें सीखने का हमारे अंदर एक इंटरेस्ट आता है। तो हमें किसी भी हाल में कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे के हाथ में मोबाइल कम से कम जाए, और जब भी कभी जाता है तो उसके मन में डर रहना चाहिए कि जैसे मैं दूंगा तो वापस मदर या फादर ये चेक करेंगे कि मैंने कौन सी साइट खोली थी, मैंने क्या सर्चिंग किया था, मैंने क्या गेम खोला था, मैंने क्या गेम खेला था। तो इसलिए हमें पूरी तरह एक तरह से बच्चे को 100% कंट्रोल करना होगा। और मेरा ही मानना है कि 5 या 10 मिनट से ज़्यादा मोबाइल किसी भी हाल में देना नहीं चाहिए, और देते हो तो आप सामने या साथ में बैठ के दो। जी आयुष, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, परिवार किस तरीके से रोका जाए? परिवार का टेक्निकली साउंड होना ही एकमात्र विकल्प है, क्योंकि इसके अलावा आप कुछ भी कर लें, बच्चा गूगल पे सर्च करेगा, जो चीज़ है नेगेटिव चीज़ें देखेगा और हिस्ट्री डिलीट कर देगा। जब तक आप टेक्निकली साउंड नहीं होंगे, जब तक आप नज़र नहीं रखेंगे, तब तक इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आयुष, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनील जी, हेमलता जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल इसका एकमात्र समाधान है, बच्चों को वक्त दीजिए। बड़ी खबर का रुख